बच्चे खुश रहते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस, लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं रेलवे ग्रुप डी और एएलपी के लिए स्पेशल जनरल साइंस की क्लासेस लेकर। तो जैसा कि जानते हैं कि सुबह 9 बजे डेली मॉर्निंग में जनरल साइंस का सेशन होता है लाइव, सामान्य विज्ञान का, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। और ये जो क्लास होती है ये सभी जितनी भी भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, उन सभी में जो भी साइंस आती है उसको बेसिक से और हाई लेवल तक कवर किया जाता है। तो सभी को गुड मॉर्निंग, स्वागत करते हैं इस क्लास में आपका। और आज का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा पदार्थों के गुण, अर्थात जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगर हम देखो, सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होती हैं, मैं आपको मैटर के बारे में और 2-3 चीजें और क्लियर कर देना चाहता हूं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैंने कुछ पदार्थों के सामान्य गुण, जो आज का टॉपिक होगा पदार्थों के सामान्य गुण। तो साथियों, कुछ की मैंने कमेंट देखी थी आप में से, हालांकि आप लोग बहुत कम कमेंट करते हो, लेकिन फिर भी आपकी कमेंट अगर दिख जाती है वीडियो के बाद में, लाइव वीडियो के बाद में, तो सुकून मिलता है। तो कुछ लोगों की कमेंट थी कि सर अच्छा है, कुछ की कमेंट्स थी कि सर बहुत इजी है। तो मैं उन बच्चों को एक साथियों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप किसी चीज को अच्छे से पढ़ते हो तो वो चीज आपको इजी लगती है, अगर आप उसको कभी नहीं पढ़ते हो तो वो चीज आपको टफ लगती है। जितने भी मैंने बोर्ड पे जो भी कुछ कराया है वो मैंने प्रीवियस ईयर, पिछली सालों के पेपर को, पिछली सालों में आए हुए क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर करवाया है। तो आप भरोसा और विश्वास बनाए रखें और अपनी पढ़ाई को इसी लेवल की चालू रखें, क्योंकि साफ तौर पे सिलेबस में कह रखा है 10वीं लेवल तक की साइंस, बेसिक साइंस अप टू 10th क्लास, जो 10वीं क्लास तक की होती है ना, और सेंटर की है सीबीएसई को ध्यान में रखते हुए, तो उतना ही पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक तो 10वीं की साइंस तक है भी नहीं, जबकि ये सरफेस टेंशन, ये सब जो होता है, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, ये सब 10वीं तक नहीं होता, लेकिन हम इनको भी करेंगे क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। और
सबसे पहले अगर आपको सब चीजें अच्छी लगती हो तो एक शुभ काम कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जो लोग नए आए हैं वो ध्यान दीजिए जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं मैटर क्या होता है। जैसे मैं खड़ा हूं आपके सामने, चारों तरफ हवा है, ये बोर्ड है, ये डस्टर है, मार्कर है हाथ में, पानी की बोतल है, पानी है, ये सब क्या है? ये सब जगह घेरती हैं। क्या घेरती हैं? जगह घेरती हैं। इसका मतलब ऑक्यूपाई स्पेस, कुछ ना कुछ ये जगह घेरती है। दूसरी बात, इनके अंदर क्या है? द्रव्यमान है। इनके अंदर क्या है? मास है। तो ऐसी चीजें जिनके अंदर कुछ द्रव्यमान होता है और वो जगह घेरती हैं, उस सब को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके आसपास जो भी आपको दिखता है या जो महसूस होता है, जैसे हवा, जो दिखता है पानी, में जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए, पेन, पेंसिल, डस्टर, किताब, आपके आसपास रोड, गाड़ी, ये सब क्या आती हैं? ये जगह भी घेरती हैं, इनके अंदर मास भी होता है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। जो मैटर मिलता है वो हमें मुख्य 3 रूप में मिलता है। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर। जो भी पदार्थ मिलते हैं, जो जगह घेरते हैं, जिनके अंदर मास होता है, वो मुख्य 3 रूपों में पाए जाते हैं। पहला सॉलिड, जिसे हम ठोस बोलते हैं हिंदी में। सेकंड वन लिक्विड, जिसे हम हिंदी में द्रव बोलते हैं। तीसरा होता है गैस, जिसे हिंदी में भी गैस बोलते हैं। चौथा होता है प्लाज्मा। हालांकि जैसे ब्लड प्लाज्मा, जो हमारा रक्त होता है, तो रक्त में 4 चीजें होती हैं। प्लाज्मा होता है, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट होती हैं। तो ये जो प्लाज्मा है, ये एक तरीके की कहेंगे चौथी फॉर्म है, जो मतलब 3 तो मुख्य होती हैं, चौथी होती है प्लाज्मा, और एक 5वीं होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। चौथी और 5वीं से आपका इतना संघ नहीं बोलेंगे हिंदी में कंसंटेंस को, और इसको बोस आइंस्टीन। इन चारों, चौथी और 5वीं से तो आपका इतना मतलब नहीं है, इसको केमिस्ट्री में करेंगे, क्योंकि पदार्थ, मैटर, ये सब हम कहां पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में। स्टार्टिंग ही केमिस्ट्री की इससे होगी। लेकिन अभी हम जब जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करते हैं, तो मैटर 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, लिक्विड और गैस। तो इनके अंदर कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ मुख्य गुण होते हैं। कैसे गुण होते हैं समझना। जैसे ठोस को अगर आपने, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये कागज है, ठीक है, इस कागज पे मैंने एक बाहर से एक बल लगाया, एक बाह्य बल लगाया या एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और उस फोर्स की वजह से इस कागज की आकृति, शेप, इसका साइज चेंज हो गया ना। तो ये जो गुण होता है, अब देखो, अभी मैंने फोर्स लगाया, इसकी आकृति चेंज हो गई, अब मैंने फोर्स हटा लिया, ये दोबारा कैसे आ गया? जैसे पहले था। इस तरह से जब हम किसी ठोस चीज पे बाहर से कोई बल लगाते हैं, ठीक है, और वो वापस अपने पुराने रूप में आ जाती है, तो ऐसा जो गुण होता है इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। इसको अच्छे से पढ़ेंगे अभी। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी और प्रत्यास्थता। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता। दूसरी चीज, जो द्रव होते हैं, द्रवों में कई टाइप के होते हैं, जैसे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव मतलब कि जो द्रव होते हैं उनका जो स्वतंत्र बाहरी सरफेस होता है, जो आपको दिखता है, वो ऊपर तनाव में रहता है, वो कैसा रहता है? खिंचाव महसूस करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। और क्या ये महसूस करते हैं? इनके ऊपर और कौन से गुण होते हैं? जैसे कैपिलरिटी, कैपिलरिटी, केशिकत्व। केशिकत्व क्या होता है? जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर में इनमें इंक डाली और धीरे धीरे मार्कर की इंक कहां तक आ जाती है? निब तक, जिसकी वजह से मैं लिख सकता हूं। तीसरा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब जो द्रव कितना गाढ़ा है, कोई जो द्रव है जो बहता है वो कितना गाढ़ा है, अर्थात विस्कोसिटी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? श्यानता। उसके बाद में प्रेशर, दाब, और भी कई सारे गुण द्रव प्रदर्शित करता है। और जो गैस होती है हमारी, गैसों के अंदर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो गैस प्रेशर लगाती हैं वो कौन सा होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब।
जो हमारे ऊपर महसूस होता है कहीं भी जब भी हम बाहर रहते हैं, या मतलब कहीं भी रहे, जो हमारे चारों तरफ जो हवा, हमारे ऊपर जो गैस होती हैं, जो दाब प्रेशर लगाती हैं, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि कोई चीज सॉलिड है, कोई चीज लिक्विड है, कोई चीज गैस है, उन सब के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं। सॉलिड के अंदर इलास्टिसिटी, लिक्विड के अंदर सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, विस्कोसिटी, प्रेशर, और गैस में कौन सा होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एक एक गुण को अच्छे से करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। पेन पेंसिल लेकर बैठिएगा और अच्छे से तुरंत के तुरंत चीजों को शॉर्ट में लिखते रहिएगा। क्लियर है? शॉर्ट में चीजों को लिखते रहिएगा समझ के, और जब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट कर लीजिए फिर क्वेश्चंस। तो नंबर 1 डाल दीजिए इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, ठीक है। अब अगर मैं अपनी साधारण डेली भाषा की बात करूं तो इलास्टिसिटी का हमारे मतलब क्या होता है? बोले यार कोई चीज कितनी खिंच जाती है, यही तो कहते हैं। जैसे रबड़ है हमारे पास, तो रबड़ क्या होती है? रबड़ खिंच जाती है, तो हमने कहा रबड़ ज्यादा इलास्टिक है। लेकिन मान लो हमारे पास क्या आ गया? स्टील आ गया। स्टील होती है ना, स्टील को हमने खींचने की कोशिश की, स्टील तो ज्यादा खिंचा नहीं, तो हमने कहा कि भाई रबड़ ज्यादा इलास्टिक है, रबड़ में ज्यादा प्रत्यास्थता है क्योंकि रबड़ खिंच जाती है, स्टील में कम है। कहां कहा हमने? अपनी डेली भाषा में, जो हम डेली लैंग्वेज में बात करते हैं उसमें हम क्या सोचते हैं कि जो चीज ज्यादा खिंच जाती है, जिसमें ज्यादा ऐसे खींचे फोर्स लगा के तो ज्यादा खिंच जाए, इसका मतलब इलास्टिक, जो कि फिजिक्स के अंदर बिल्कुल ही गलत हो जाता है। जैसे वर्क वाली डेफिनेशन बताई थी कि और मैंने बहुत काम किया, मैं पढ़ता रहा बैठे बैठे, मैंने बहुत काम किया, लेकिन फिजिक्स कहती है कि मैंने खच्चड़ काम नहीं किया, मतलब मैंने इतना सा भी काम नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, मैंने फोर्स नहीं लगाया, तो मैंने काम नहीं किया। तो इसी तरह फिजिक्स की लैंग्वेज में और देसी भाषा की लैंग्वेज में अंतर होता है। अब फिजिक्स की लैंग्वेज में इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? तो यह होता है रेसिस्टेंस टू चेंज, रेसिस्टेंस टू चेंज, परिवर्तन का विरोध। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? परिवर्तन का विरोध, परिवर्तन का विरोध। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मान लो ये कोई चीज है, ये कोई ठोस चीज है, ये कोई सॉलिड चीज है, आपने इस पे एक बाहर से बल लगाया। आपने क्या लगाया? एक एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल लगाया। इधर से भी लगाया आपने और इधर से भी लगाया। आपको क्या चाहिए था कि आप इसको मोड़ना चाहते थे। ये कोई सॉलिड चीज है, आपने दोनों तरफ से F1 लगाया, इधर से F2 लगाया, एक बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अब ये जो ठोस चीज है ये अपने आप में परिवर्तन का विरोध करेगी। मेरी बात समझ लेना अच्छे से। जैसे इनर्शिया पढ़ाता हमने, जड़त्व, कि कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, कोई चीज मोशन में है तो मोशन में रहेगी। जब तक कि हम बाहर से फोर्स ना लगाएं तो इनर्शिया होता था, बॉडी के अंदर होता था। इसी तरह जब हम बाहर से कोई फोर्स लगाएंगे तो ये अपने अंदर परिवर्तन का करेगा विरोध, और अगर ये परिवर्तन का विरोध करेगा तो जो जितना ज्यादा विरोध करेगा उतना ही इलास्टिक होगा। जो ज्यादा विरोध करेगा, जो ज्यादा विरोध करेगा परिवर्तन का, वो उतना ही इलास्टिक होगा, उतना ही ज्यादा इलास्टिक या उतनी ही ज्यादा प्रत्यास्थता। तो फिजिक्स की लैंग्वेज में और जो हम साधारण लैंग्वेज में प्रत्यास्थता की बात करते हैं वो बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि प्रत्यास्थता का फिजिक्स में मतलब है रेसिस्टेंस टू चेंज, परिवर्तन का विरोध। जो ये बाह्य बल लगाया जाता है इसके कारण वस्तु की आकृति और उसके आकार में क्या जाता है? अंतर आ जाता है, और जैसे ही वो बाह्य बल हटाया जाता है वो दोबारा से अपने पुराने वाले आकार में आ जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। जो जितनी जल्दी पुराने वाले आकार में आ जाएगी, परिवर्तन का विरोध करने का मतलब क्या है? जैसे आपने फोर्स हटाया तुरंत अपने पुराने वाले आकार में आ जाएगी, वो उतनी ही ज्यादा इलास्टिक होगी, वो उतनी ही ज्यादा इलास्टिक होगी। और ये जो आपने बल लगाया इसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग मतलब विरूपित बल।
क्योंकि इसने रूप को क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। जो इसमें पहले सीधा था, बल लगा के क्या कर दिया, इसको मोड़ दिया और ये दोबारा से अपने उसमें आ गई वापस। तो जो मैंने बल लगाया उसे क्या कहेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स या विरूपित बल। और इसमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो जितनी जल्दी वापस अपनी पुरानी आकृति में आ जाए या जो ज्यादा परिवर्तन का विरोध करे वही क्या होगी, ज्यादा इलास्टिक। इसीलिए स्टील लगा के लिख लो, स्टील रबड़ से ज्यादा, स्टील की रबड़ से ज्यादा प्रत्यास्थता होती है। इसे लिख लो स्टार बना के, क्योंकि अब समझो अगर आप स्टील को मोड़ना चाहोगे तो वो ज्यादा विरोध करेगी, ज्यादा रेसिस्टेंस करेगी, जबकि रबड़ आसानी से हो जाएगी। इसीलिए स्टील जो होती है वो ज्यादा इलास्टिक होती है। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। इस चीज को अच्छे से स्टार बना के लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं इलास्टिसिटी में। ठीक है, और जब हम किसी चीज पे बल लगा के उसकी आकृति या आकार चेंज कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है या विरूपित हो जाती है। और इसीलिए वो जो बल होता है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं, विरूपित बल। अब यहां पे दो तीन चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले प्रत्यास्थता लिमिट, जिसे हम इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि प्रत्यास्थता लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट क्या है। तो देखिए, मतलब इलास्टिसिटी की वह सीमा जिसके बाद में वो दोबारा से अपनी पुरानी शेप में नहीं आती। मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स की वह लिमिट, डिफॉर्मिंग फोर्स की वह लिमिट जिससे ज्यादा बल लगाने पर वस्तु हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाती है, विरूपित हो जाती है। क्या हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है और वापस अपनी पुरानी आकार आकृति में नहीं आ पाती। प्रत्यास्थता लिमिट क्या होती है, इलास्टिक लिमिट। मानो कि आपने, अब देखो कितना अच्छा एग्जांपल है। पहले मैंने इतना फोर्स लगाया और मैंने छोड़ दिया तो वापस अपनी पुरानी आकृति में आ गई। अब मैंने क्या किया, फोर्स को ज्यादा लगा दिया, फोर्स को क्या कर दिया, ज्यादा। ठीक है, अब ये पुरानी आकृति में आई, पूरी तरीके से तो नहीं आई, मुड़ी हुई है ना थोड़ी सी। तो मतलब एक ऐसी लिमिट जहां तक ये पुरानी आकृति में वापस आ जाए, अगर मैंने उससे ज्यादा लगा दिया तो ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, इट विल डिफॉर्म परमानेंटली, इट विल नेवर चेंज टू प्रीवियस फॉर्म। वो अपने पुराने रूप में वापस नहीं आएगी, हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। क्लियर है, इसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। दूसरा जो पॉइंट होता है वो है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब पूर्ण प्रत्यास्थता। इस पे ये जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती हैं, इन पे आप क्या करो, कितना भी बल लगा लो, ये दोबारा से अपने रूप में आ जाती हैं या बहुत ज्यादा विरोध करती हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा विरोध करती हैं, बहुत ज्यादा विरोध करती हैं। क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। या दोबारा अपनी पुराने रूप में आ जाते हैं, पुरानी आकृति पा लेती हैं, आकृति पा लेती है। मींस दोबारा दे टेक देयर प्रीवियस शेप, दोबारा से ये अपनी पहली वाली आकृति पा लेती हैं। तो ऐसी बॉडीज क्या होती हैं, परफेक्टली इलास्टिक। अच्छे से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि परफेक्टली इलास्टिक कौन सी होती हैं। यह एग्जांपल दे देगा, जैसे क्वार्ट्ज नाम का एक पत्थर होता था। जैसे पुराना जो मानव होता था वो क्वार्ट्ज पत्थरों का इस्तेमाल करता था। कॉमा फॉस्फर, ब्रॉन्ज, कांसा,
ठीक है, ये कैसी बॉडीज होती हैं? परफेक्टली इलास्टिक, मींस दोज बॉडीज या दोज थिंग्स डेट रिटेन देयर प्रीवियस शेप। नेक्स्ट है प्लास्टिक बॉडीज। प्लास्टिक मींस दे कांट टेक देयर ओरिजिनल शेप। ओरिजिनल शेप, पुरानी आकृति नहीं पाती, पुरानी आकृति या आकार नहीं पाती, पुरानी आकृति नहीं पाती, तो इनको क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडीज। मतलब अगर आपने उन पे बल लगा दिया तो वो बदल जाएंगी, वो पुरानी आकृति में नहीं आएंगी। ऐसी बॉडीज को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडीज या प्लास्टिक वस्तुएं। हिंदी इंग्लिश दोनों कर रहा हूं, कोशिश कीजिएगा समझने की। परफेक्टली इलास्टिक, जो पुराने रूप में वापस आ जाए। प्लास्टिक, जो कभी पुराने रूप में वापस ना आए। बहुत सारी होती हैं। इलास्टिक लिमिट मैंने बता दी। एक होता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, प्रत्यास्थितता के बाद का प्रभाव, के बाद का प्रभाव। क्या कहा? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट होता है कि जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, तो बॉडी को वापस पुराने रूप में या पुरानी आकृति में, आकृति लेने में लगने वाला समय, लगने वाला समय। समझो क्या कहा गया है? द टाइम टेकन टू रिटेन प्रीवियस शेप आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स। जब आपने वो बाह्य बल हटा दिया, वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया, तो बॉडी अगेन अपनी पुरानी शेप में आने में जो उसे समय लगा। जैसे आपने वो देखा होगा, जो स्पंज होता है, जो घरों में बर्तन साफ करने का स्पंज होता है ना, उसको ऐसे दबा दो, फिर धीरे 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 वो अपनी पुरानी शेप में वापस आ जाएगा। तो वो जो समय लग रहा है उसे पुरानी शेप में वापस आने में, उसे क्या कहते हैं? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट या प्रत्यास्थितता के बाद का प्रभाव। यहां तक कोई डाउट? इलास्टिसिटी क्या होती है? पदार्थों का वह गुण जिसके द्वारा वो अपने, अगर उस पर बाहरी फोर्स लगाते हैं तो उसमें परिवर्तन का विरोध करता है, और जैसे ही बाहरी फोर्स हटाते हैं वो पुरानी अपनी शेप में आ जाता है। जो जितना ज्यादा विरोध करेगा वो उतना ज्यादा इलास्टिक होगा, वो उतना ज्यादा प्रत्यास्थितता उसकी ज्यादा होगी। इसीलिए स्टील जो होती है वो रबड़ से ज्यादा उसकी इलास्टिसिटी होती है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेस और स्ट्रेन। ये आपने शब्द पढ़े होंगे, ये भी बहुत पूछे जाते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। चलिए इसको मिटा देता हूं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। देखो सबसे पहले डाल दीजिए स्ट्रेस। स्ट्रेस को बोलते हैं प्रतिबल, या तनाव छोड़ दीजिए, प्रतिबल ही लिख दीजिए। कभी कभी तनाव भी बोलते हैं, प्रतिबल। तो स्ट्रेस का होता है रिस्टोरिंग फोर्स, अपॉन एरिया। कहने का मतलब बल बटे एरिया, क्षेत्रफल। क्या कहा कि अगर आपने किसी एरिया पे, किसी यूनिट एरिया या एकांक क्षेत्रफल पे आपने कुछ बल लगाया तो उस चीज के अंदर क्या आया होगा? कुछ तनाव आया होगा। क्या आया होगा? कुछ लेटरल तनाव आया होगा। समझो आपने एक एरिया के ऊपर क्या लगाया? कुछ फोर्स लगाया,
क्या लगाया, कुछ फोर्स लगाया, तो क्या आया होगा, कुछ तनाव जो आया है उसे आपने क्या कहा, स्ट्रेस या प्रतिबल, जिसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरे शब्दों में अगर आप इसको देखोगे प्रतिबल को, स्ट्रेस को, तो इसकी यूनिट आपको किसके इक्वल मिलेंगी, फोर्स अपॉन एरिया अर्थात प्रेशर। ये क्वेश्चन भी आता है कि किसकी जो विमाएं होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं, प्रेशर के इक्वल होती हैं। क्वेश्चन कई बार आता है कि इनमें से किसकी विमाएं किसके इक्वल होती हैं, प्रेशर के इक्वल होती हैं। तो किसकी होती है, स्ट्रेस की, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसे हम रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। रीस्टोरिंग का मतलब है कि जब मतलब हमने कोई फोर्स लगाया और उसमें कोई ना कोई विरूपित आ गया, उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मेशन आ गई, तो दोबारा डिफॉर्मेशन से वापस आने में जो मान लो दोबारा से जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो किसी एक एकांक यूनिट एरिया पे लगाया गया बल उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। क्या होती है इसकी ऐसा यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी जो विमाएं या जो डायमेंशंस होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं, प्रेशर के इक्वल होती हैं, क्योंकि प्रेशर का भी सेम फॉर्मूला होता है। इसे आप पास्कल भी कह सकते हो। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। सेकंड होता है स्ट्रेन, इसे बोलते हैं हिंदी में विकृति। क्या किया कि आपने किसी चीज को ऐसे फोर्स लगा के खींच लिया, किसी चीज को ऐसे फोर्स लगा के क्या किया, खींच लिया, तो उसकी लंबाई बढ़ गई, उसकी लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, उसकी लंबाई बढ़ गई। तो लंबाई बटे ओरिजिनल लंबाई, जो मतलब उसकी ओरिजिनल लंबाई थी, इसके अनुपात को क्या कहा जाता है, स्ट्रेन। इंक्रीज या इंक्रीज लेंथ, जितनी लेंथ बढ़ी और ओरिजिनल लेंथ। जैसे मान लो कोई 5 मीटर की वस्तु थी, कितनी मीटर की वस्तु थी, 5 मीटर की या 5 सेंटीमीटर की, उसको आपने खींच के उसको कितना कर दिया, 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर कर दिया, तो उसकी लंबाई कितनी बढ़ गई, 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। तो 1/5 जो ये अनुपात है ये क्या हो गई, उसमें विकृति आ गई। हिंदी में विकृति मतलब उसमें बदलाव आ गया। फिर से समझ लीजिए, अगर आपने फोर्स लगा के किसी चीज को खींच लिया तो उसमें कुछ ना कुछ लंबाई बढ़ेगी, तो जितनी लंबाई बढ़ी डिवाइडेड बाय जितनी ओरिजिनल थी पुरानी लंबाई, उसका जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। अब एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप बताओगे दिमाग लगा के कि स्ट्रेन हैज या स्ट्रेन विकृति के मात्रक है। विकृति का मात्रक है ए मीटर, बी सेंटीमीटर, सी 0, डी या नो यूनिट्स, कोई मात्रक नहीं पता। क्वेश्चन है कि जो स्ट्रेन होता है इसके मात्रक होते नहीं होते हैं। आप अपने आप से दिमाग लगा के इसका बताओ। लाइक कर दीजिएगा साथियों अगर आपका इच्छा हो, मन हो। सारी चीजें आज ही समझ लो, थोड़ी थोड़ी परेशान मत होना। मुझे पता है कॉन्सेप्ट कम समझ में आते हैं, पर थोड़ा कोशिश करो, जब क्वेश्चन करेंगे बहुत मजा आएगा आपको पहले की तरह। बताइए, वेरी गुड, आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, पढ़ के आए हैं, ऐसे पढ़ के आया कीजिए। शाबाश बच्चा। देखो ये भी लेंथ, तो लेंथ को किस में लिखते हैं, मीटर में, लंबाई को मीटर में लिखते हैं। ये भी लंबाई, इसको भी मीटर में लिखते हैं। मीटर से मीटर कट गई तो क्या बचा, कुछ भी नहीं। इसका मतलब जो स्ट्रेन होता है उसकी कोई भी यूनिट्स नहीं होती, उसकी कोई भी यूनिट्स नहीं होती। क्लियर है ये बात, इसकी कोई भी यूनिट्स नहीं होती। आगे और पढ़ते हैं।
नो यूनिट्स, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि दोनों लंबाई हैं, लंबाई से लंबाई, मीटर से मीटर कट गया, कुछ नहीं बचा। आगे आ जाता है, अब एक क्वेश्चन और बताइए कि जो गिलास होता है, कांच, ये ज्यादा इलास्टिक होता है क्या रबड़ से? रबड़ से। यस या नो में आंसर देना है, यस या नो। इसी तरह पानी क्या एयर से ज्यादा होता है? यस या नो में आंसर देना है, यस या नो। ये बताना है आपको, पानी हवा से ज्यादा इलास्टिक होता है, इसकी हवा से ज्यादा प्रत्यास्थता होती है, ग्लास की रबड़ से ज्यादा प्रत्यास्थता होती है। इसमें आपको यस और नो में आंसर देना है, ग्लास की रबड़ से और वाटर की एयर से। बिल्कुल सही है बेटा, गिलास परिवर्तन में ज्यादा विरोध करता है। अरे रबड़ तो आराम से हो जाती है, लेकिन गिलास को थोड़ी ना आप आराम से चेंज कर पाते हो, कांच ज्यादा विरोध करता है, तो ये इसकी इलास्टिसिटी, इसकी प्रत्यास्थता ज्यादा होती है। ठीक है, इसी तरह एयर, हवा को तो आप ज्यादा कंप्रेस कर देते हो। देखो एक और बात है कि जो इलास्टिसिटी होती है, ये कंप्रेसिबिलिटी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती या संपीड़न के, मतलब जिसका संपीड़न ज्यादा होता है। समझिएगा, जो ज्यादा कंप्रेस हो जाती है उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही कम होती है। तो अब सोचो, हवा और पानी में, इनमें ज्यादा कंप्रेस कौन सा होता है? मतलब ज्यादा इकट्ठा किसको कर सकते हो? तो गैस जो होती है हवा, उसको ज्यादा इकट्ठा करके एक सिलेंडर में भर देते हैं, सीएनजी या गैस सिलेंडर जो होता है एलपीजी का, तो ये ज्यादा कंप्रेसिबल है, ज्यादा संपीड़न होता है इसमें। अगर इसमें ज्यादा संपीड़न होता है तो इसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कौन ज्यादा इलास्टिक है? पानी। ठीक है, इन दोनों का क्या हो जाएगा? यस। ये क्वेश्चन आता है इसी तरह से कि भाई पानी और हवा में कौन ज्यादा इलास्टिक है? क्यों है? क्योंकि हवा इलास्टिसिटी और संपीड़न में ये संबंध होता है। अगर संपीड़न ज्यादा होगा तो इलास्टिसिटी कम होगी, संपीड़न ज्यादा। तो हवा ज्यादा संपीड़न होती है, इसलिए उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? कम होती है। आगे आ जाता है हुक्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हुक्स लॉ, जिसे हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता गुणांक, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, हुक्स नियम। हुक्स नियम, हुक्स नियम कहता है कि स्ट्रेस, जो प्रतिबल है, प्रतिबल वो डायरेक्टली समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन, विकृति के। किसके है? विकृति। समझ रहे हैं? और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो क्या आ गया? इलास्टिसिटी। क्या आ गई? प्रत्यास्थता गुणांक अपॉन स्ट्रेन। ये आ गया नहीं आ गया? याद रखिएगा, जब हमने एक जगह पढ़ा था F = m/a पढ़ा था, और पहले क्या था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इनटू मोमेंटम, और जब हमने ये हटाया तो इसकी जगह किसकी मल्टीप्लाई कर दी? 1 की मल्टीप्लाई। अब की बार हमने ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होते हैं, इनकी जगह क्या ले लिया? E ले लिया, इलास्टिसिटी। ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, मतलब प्रतिबल डिवाइडेड बाय विकृति। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है? इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल। हुक्स नियम क्या कहता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, या ये कहे कि जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतनी ज्यादा विकृति होगी। ठीक है,
इन दोनों का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है? प्रत्यास्थता गुणांक या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो मॉड्यूलस होते हैं इलास्टिसिटी के वो मुख्य 3 तरह के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। आपने पढ़ा होगा यंग मॉड्यूलस, फिर आपने पढ़ा होगा बल्क मॉड्यूलस, शियर मॉड्यूलस। तो उन्हीं की बात करेंगे। नंबर 1 यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉड्यूलस या यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखो यंग मॉड्यूलस क्या कहता है? y इक्वल टू, एक्चुअल में ये प्रेशर के इक्वल ही होता है। ये क्या होता है? प्रेशर के इक्वल ही होता है, दाब के इक्वल। इसमें क्या कहता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या ये कहें अनुदैर्ध्य तनाव बटे अनुदैर्ध्य विकृति। ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल के इक्वल कह लो या प्रेशर के इक्वल कह लो। तो जो प्रेशर की डायमेंशन होती है वही किसकी होती है? यंग मॉड्यूलस की। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या है कि जो ऐसे इस तरह से जो लॉन्गिट्यूडनल वृद्धि होती है उसको क्या किसमें लाया जाता है? यंग मॉड्यूलस में। दूसरा होता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, आयतन में विकृति, आयतन में विकृति। इसमें तो किसमें था? अनुदैर्ध्य या लंबाई में कह लो। और बल्क में क्या होगा? बल्क मतलब बहुत ज्यादा कोई चीज लेके जा रहे हो तो बहुत ज्यादा को किसमें नापोगे? आयतन में, आयतन में वृद्धि। बल्क मॉड्यूलस इसका होता है नॉर्मल स्ट्रेस, साधारण प्रतिबल या साधारण तनाव अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, साधारण तनाव बटे आयतित या आयतन विकृति। और इसमें फॉर्मूला जो होता है वो होता है बी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन ए वी अपॉन डेल्टा वी। देखो वी मतलब वॉल्यूम में कितना परिवर्तन हुआ है, और ये तो जब हम प्रेशर लगा रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया इसका बल का? माइनस एफ अपॉन ए वी अपॉन डेल्टा वी। और इसका क्या मतलब है? ये जो प्रेशर है, प्रेशर मतलब माइनस साइन बताता है कि जब प्रेशर बढ़ाते हैं या प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर इंक्रीज करने पर जो आयतन है वॉल्यूम में वो कम होती है। प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या हो जाती है? डिक्रीज करती है। तो बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? प्रेशर, और प्रेशर से वॉल्यूम में कितना चेंज आया, तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। और इसका मतलब जो सिंपल सा था ना, ये वी ऊपर चला गया है। अगर नॉर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे तो एफ अपॉन ए हो गया, और स्ट्रेन की बात करेंगे तो क्या हो गया? डेल्टा वी अपॉन वी, और ये वी ऊपर चला गया, इसलिए फॉर्मूले में क्या आ गया? माइनस एफ वी अपॉन डेल्टा वी। सुन लो, इसको ज्यादा तुम दिमाग पे मत रखो। क्या सोचो? इस माइनस साइन को सोचो कि जब हम किसी चीज पे प्रेशर लगाते हैं तो चीज का आयतन जो है, वॉल्यूम जो है, वो कमी तो होता है, इसलिए क्या हो जाती है यहां पे? माइनस साइन आ गया। प्रेशर हो गया एफ अपॉन ए, और चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा वी जितना चेंज हुआ आयतन में डिवाइडेड बाय जितना परिवर्तन हुआ ओरिजिनल वी, तो ये आ गया। ये हो गया बल्क मॉड्यूलस। इसमें माइनस क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर जो आयतन है वो घटता है, इसलिए फॉर्मूले में माइनस आ जाता है। और लास्ट है शियर मॉड्यूलस। शियर मॉड्यूलस अपरूपण विकृति, जी से दिखाते हैं इसे। इसका होता है बस थीटा, मतलब एंगुलर, इसे कह सकते हैं कोणीय विकृति। क्या कह सकते हैं? कोणीय
विकृति। इसे क्या कह सकते हैं? कोणीय विकृति। इसका भी वही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखो सिंपल सी चीज रख लो इलास्टिसिटी के बारे में। एक तो वो परिवर्तन का विरोध, एक जो यंग मॉड्यूलस होता है वो लॉन्गिट्यूड की बात करता है, अनुदैर्ध्य, और जो बल्क मॉड्यूलस होता है ये किसकी बात करता है? ये करता है जो पहले वाला था बल्क मॉड्यूलस वॉल्यूम की, आयतन की, और तीसरा वाला किसकी करता है? कोण की, एंगल की। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? शियर मॉड्यूलस या अपरूपण विकृति। दूसरी बात, कौन कौन से, जैसे गिलास रबड़ से ज्यादा होता है, पानी हवा से ज्यादा होता है, स्टील रबड़ से ज्यादा होती है इलास्टिक। इसके ऊपर जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें पूछ लेगा कि जो यंग मॉड्यूलस होता है इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो पास्कल होती है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ये किसके इक्वल होती है? प्रेशर के इक्वल होती है। पूछ लेगा कि इनमें से किसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, स्ट्रेस की, स्ट्रेन की, विकृति की, सी दे देगा फोर्स की, और डी दे देगा मास की। तो आपको पता है इसकी भी होती है, इसकी भी होती है, इसकी भी होती है, लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो इन्हें जब मैं कल वल्ल में क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक डाल दीजिए, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। इसे समझ लीजिएगा थोड़ा सा, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन। एक सेकंड। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सरफेस टेंशन या पृष्ठ, कुछ तो इलास्टिसिटी के बारे में दिमाग में आया होगा, एक बार फिर से पढ़िएगा, किताब हो किताब से वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, और जब क्वेश्चन करेंगे सब सॉल्व हो जाएगा। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को समझने से पहले दो चीजें पढ़ो। एक तो पढ़ो कोहेसिव फोर्स, जिसे बोलते हैं सहसंजक बल, ठीक है हिंदी में, और एक पढ़ो एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव का मतलब क्या होता है कि जैसे फेविकॉल, फेविकॉल क्या होता है? एडहेसिव होता है, चिपक जाता है, तो वहीं से आ गया ये आसंजक बल। थोड़े रुके रहिएगा, समझ में नहीं आएगा लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो, ये एक चीज है, कोई भी चीज है, हर एक चीज किससे बनी होती है? छोटे छोटे अणु, एटम से बनी होती है, मॉलिक्यूल से बनी होती है, होती नहीं होती है? ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल है ये एक दूसरे की तरफ क्या लगाते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं एक दूसरे की तरफ? अट्रैक्टिव फोर्स। तो आकर्षण बल, आकर्षण बल लगाते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। तो एक पदार्थ के अणुओं के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं? आसंजक बल कहते हैं, सॉरी सहसंजक, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। फिर से मेरी बात सुन लो, हर एक चीज छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या छोटे छोटे पार्टिकल एटम से मिलकर बनी होती है, और उन एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। सेम पदार्थ होता है, सेम मटेरियल, तो सेम मटेरियल के या सेम पदार्थ के अणु जब आपस में अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कोहेसिव या सहसंजक। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। ये मान लो कांच है, ये क्या है? कांच, कांच की दीवार, गिलास, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। क्लियर है भाई? इसके अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। अब पानी के अणु, पानी के अणु है ये, पानी के मॉलिक्यूल, अरे समझ रहे हैं ना? ये कांच के मॉलिक्यूल हैं जो मैंने एक्स बनाए। भाई कांच की जो दीवार है, कांच भी तो अणुओं से मिलकर बना होगा, कांच भी अणुओं से मिलकर बना है, पानी भी। तो जो जीरो मतलब पानी, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं जल के और कांच के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उसे हम क्या कहते हैं? एडहेसिव फोर्स कहते हैं। मेरी बात समझ गई? जो सेम पदार्थ, एक पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं या मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। अलग अलग पदार्थों के, डिफरेंट पदार्थों के
अलग पदार्थों के मध्य या अलग पदार्थों के मॉलिक्यूल्स के अंदर, एटम्स के अंदर लगने वाला जो फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? जैसे पानी और मैंने कांच का, गिलास का आपको उदाहरण दिया, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडहेसिव फोर्स। और अगर ये आसंजक बल ज्यादा है, समझिएगा यहीं पे, अगर ये एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तो चीजें क्या होंगी? चिपक जाएंगी। चीजें क्या होंगी? चिपक जाएंगी। इसीलिए पानी की बूंदें जो होती हैं वो कांच से चिपक जाती हैं। अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, किससे? कोहेसिव से। अपने आप दिमाग लगा लो, मैं कुछ नहीं बता रहा। अरे इन दोनों के बीच में ज्यादा फोर्स होगा तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगी। इसीलिए जो पानी होता है वो कांच को गीला कर देता है या कांच पे चिपक जाता है। चिपक जाता है ना? लेकिन अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, एडहेसिव से कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो वो गीला नहीं करता। जैसे पारा, मरकरी कभी आपने कांच से चिपका हुआ देखा है? इसलिए तो मरकरी का थर्मामीटर में इस्तेमाल किया जाता है कि वो कांच से चिपकता नहीं है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आता जाता रहता है। पानी का इस्तेमाल करेंगे, पानी चिपका रहता है, पानी चिपक जाता है, गीला कर देता है। तो उसका कारण यह है कि पानी के और कांच के बीच में जो परमाणुओं के बीच में जो बल लगता है, एडहेसिव फोर्स, वो कोहेसिव से ज्यादा होता है। पानी के कोहेसिव या सहसंजक बल से आसंजक बल का मान ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या कर देता है? दीवार को गीला कर देता है, कांच की दीवार को। जबकि पारा जो मरकरी होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहीं से बात आ जाती है पृष्ठ तनाव की। अब कोहेसिव फोर्स की बात करेंगे और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स मैंने आपको बताया। अब मैं इसको दोबारा से आपको एक बार समझाता हूं पृष्ठ तनाव के लिए। समझिएगा भाई, देखो मैं नहीं समझा पाऊंगा, मैं बिना समझाए मुझसे नहीं पढ़ाया जाएगा जो बात है, तो आपकी मर्जी, आप देख लीजिएगा अच्छे से। ये समझो, ठीक है? ये सब हैं मॉलिक्यूल, बड़ा बड़ा बना देता हूं, आसान रहेगी, ठीक है? अब देखो ये क्या है? ये आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, सारे के सारे अंदर हैं। एक ऊपर वाला नीचे वाले पे लगा रहा है, साइड वाला साइड वाले पे लगा, एक दूसरे पे कैसा फोर्स लगा रहे हैं? अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ खिंचे पड़े हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग? ओके। लेकिन ये जो सरफेस है पानी का ऊपर वाला, इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल है? मान लो आपने बाल्टी में पानी भर दिया या आपने किसी बर्तन में पानी रख दिया, तो नीचे तो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन ऊपर वाला जो सरफेस होगा इसे आप क्या कहोगे? स्वतंत्र सतह। क्या कहोगे इसे? स्वतंत्र सतह या फ्री सरफेस। क्या कहोगे? फ्री सरफेस। अब सोचो, ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये कितने मॉलिक्यूल हैं? दो। इसके बीच में फोर्स लग गया, इसके बीच में फोर्स लग गया, दो यहां पे हैं, इन दोनों के बीच में लग गया। लेकिन इसके तो ऊपर से भी लगा, साइड से भी लगा, लेकिन अगर इन दोनों की बात करोगे तो इसमें सिर्फ कहां से लगा? साइड से लगा। ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल था ही नहीं, ऊपर तो क्या है? खाली है, फ्री है। तो इनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा। जब इनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा तो इनका जो साइड वाला ये वाला फोर्स था ये ज्यादा हो गया, ये जो एक दूसरे की तरफ खींचने वाली प्रवृत्ति थी ये ज्यादा हो गई। और इसकी जो सतह है, इसका जो पृष्ठ है, उस पे क्या आ गया? एक तनाव सा आ गया, एक झिल्ली सी बन गई। फिर से समझ लो, इसके जो ऊपर वाले अणु हैं इनको बैलेंस करने के लिए ऊपर से कोई बल नहीं लग रहा, ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, जिसके कारण इनमें क्या आ गया? साइड का फोर्स ज्यादा बढ़ गया और इनमें क्या आ गया? एक तनाव आ गया। एक सरफेस जो इनका पृष्ठ था उसमें एक टेंशन हो गई, या कहें उसमें क्या गया? पृष्ठ में तनाव आ गया, एक झिल्ली बन गई। इन्होंने एक दूसरे की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाया और मान लो ये पास पास आ गए और इन्होंने क्या बना ली? एक झिल्ली बना ली, झिल्ली या मेम्ब्रेन बना ली। और उस मेम्ब्रेन बनने का कारण क्या था? कि सर जो मॉलिक्यूल होते हैं बीच वाले वो तो एक दूसरे के फोर्स को बैलेंस कर देते हैं,
लेकिन जो फ्री सरफेस होता है, स्वतंत्र सतह, उसके ऊपर कोई भी और पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स, अणु, परमाणु नहीं होते, उन पे कोई बल नहीं लग रहा होता, तो वो एक दूसरे की तरफ साइड से खिंच जाते हैं, जिससे पास आकर क्या बन जाती है, झिल्ली बन जाती है या मेम्ब्रेन बन जाती है। इसी को आप क्या बोलते हो, सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। ठीक है, ऊपरी सतह पर एक खिंचाव आ जाता है, खिंचाव सा आ जाता है, जैसे मेरे माथे में आ गया ऐसे खिंचाव सा नहीं आगे भी देखो, सरबट सी जो पड़ गई, तो इस तरह से एक मेम्ब्रेन सी बन जाती है, ये खिंचाव सा आ जाता है, क्योंकि जो सरफेस है ये वाला फ्री, इसके ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है। आगे बात करते हैं। अब मान लो, और ये किसके कारण हो रहा है, ये कोहेसिव फोर्स के कारण हो रहा है। किसके कारण, पर्याप्त मात्रा में कोहेसिव फोर्स ऊपर से नहीं मिल रहा, सहसंजक बल नहीं मिल रहा। इसकी डेफिनेशन तो ये हो गई। और सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, बल बटे लंबाई। मान लो ये बर्तन है, ठीक है, इसके बिल्कुल तल में आपने एक लाइन खींची, उस लाइन की क्या लेंथ है, लेंथ L, उसकी लंबाई कितनी है, L। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, जो इस लंबाई के उस पे जो फोर्स लग रहा है बीच में, इसे क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। फोर्स पर यूनिट लेंथ, ऐसा यूनिट हो जाती है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और कभी कभी इसको ये भी कहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स थे, ये पास पास आए, झिल्ली बनी, तो कुछ ना कुछ कार्य हुआ होगा। तो पृष्ठ तनाव वर्क अपॉन एरिया भी होता है, वर्क अपॉन एरिया, कार्य बटे क्षेत्रफल, कार्य बटे क्षेत्रफल, और इसको जूल पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हो। स्केलर क्वांटिटी होती है अदिश। सरफेस टेंशन कैसी राशि है, अदिश राशि है दोस्त। इसके फोर्स अपॉन लंबाई भी कह सकते हो, और कार्य बटे क्षेत्रफल भी कह सकते हो। कार्य को जूल में लिखते हैं और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में। यहां तक बताइए। यहां तक कोई दिक्कत? अब दोबारा आ जाते हैं एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स पे। दोबारा कहां जाते हैं, एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स पे। दो तीन चीजें और हैं, अच्छे से कर लोगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। 30-40 क्वेश्चन कम से कम एक क्लास से, और वरना 30-40 के लिए अलग से कॉन्सेप्ट समझने पड़ते। एडहेसिव जब करते उनको अब आसानी होगी कल करने में। आसंजक बल और कोहेसिव सहसंजक बल। पहली बात तो सेम पदार्थ के बीच में लगता है, एक समान पदार्थ के अणुओं के बीच में, अणुओं के बीच में बता दिया कैसे लगता है। ये विभिन्न पदार्थों के बीच में लगता है, डिफरेंट मटेरियल, विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच में, या डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, दूसरी बात, ये सॉलिड्स में ज्यादा होता है, ठोस में जो ठोस चीजें होती हैं उनमें ज्यादा होता है, इसीलिए उनकी एक फिक्स शेप होती है। कैसी होती है, फिक्स्ड शेप, निश्चित आकार। कोहेसिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से उनका आकार कैसा होता है, निश्चित। जबकि एडहेसिव फोर्स क्या होता है, अनिश्चित आकार, द्रव वगैरह में जो होता है अनिश्चित आकार। ठीक है, नो फिक्स्ड शेप। इसी के कारण जो वाटर होता है, जल होता है, किसी चीज को भिगा देता है, जल गीला कर देता है, गीला कर देता है। अभी मैंने बताया था ये वाला एग्जांपल लेके, जीरो और नेगेटिव, इन दोनों के बीच में आकर्षित होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इन दोनों के बीच में होता है नहीं होता है। तो ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है, और जो पानी होता है वो कांच पे या किसी भी चीज पे चिपक जाता है, जिसकी वजह से वो गीला कर देता है। ब्लैक बोर्ड जो होता है हमारे सामने, ये जो ब्लैक बोर्ड है, इस पे भी जो अक्षर उभर कर आ रहे हैं, ये तो मार्कर की इंक से हैं, या जो वैसे वाला ब्लैक बोर्ड होता था गांव वाले स्कूल का, तो उस ब्लैक बोर्ड पर भी जो अक्षर उभर कर आते थे, पर अक्षर,
वो भी किसकी वजह से आते थे? आसंजक, क्योंकि चौक होता था और बोर्ड होता था। तो चौक के जो कण होते थे और बोर्ड के जो कण होते थे उनमें आकर्षण क्या हो जाता था? अट्रैक्शन हो जाता था। किसकी वजह से? एडहेसिव, क्योंकि बोर्ड और चौक दोनों अलग अलग चीज है, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स पाया जाता था? एडहेसिव। पेपर पर पेन से लिखते हो, पेपर पर पेन से लिखाई, इन्हें लिख लेना अपने में, राइटिंग ऑन अ पेपर बाय अ पेन। तो आप पेन से लिखते हो, ठीक है? तो जब आप पेन से लिख रहे हो तो पेन की जो इंक है, इंक के कण, जो इंक के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, और पेपर के जो एटम्स हैं, इनके बीच में कौन सा फोर्स लग गया? एडहेसिव फोर्स, और जिसके कारण हम पेपर पर लिख पाते हैं। यहां तक कोई डाउट? एक भी डाउट नहीं रहा होगा चीजों को अगर आप उतारोगे फटाफट फटाफट। दूसरी बात, पहली बात अभी मैंने आपको बताया था, अगर कोहेसिव ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है? कोहेसिव एडहेसिव से ज्यादा। शुरुआत में बताया था, पृष्ठ तनाव पढ़ा रहा था जब, सहसंजक आसंजक से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो क्या होगा बताओ जल्दी से। दूसरी बात, अगर सहसंजक कोहेसिव एडहेसिव से ज्यादा हो जाएगा, आसंजक ज्यादा हो जाएगा, एडहेसिव ज्यादा, तो क्या होगा? कौन से केस में, पहले या दूसरे, इनमें से कौन से केस में पानी गीला करेगा? वो वाला एग्जांपल बताओ। इनमें से कौन से केस में पानी गीला करेगा, पहले या दूसरे में से? दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है? अगर आपका मन करे, चीजें समझ में आ रही हो, नहीं आ रही हो तो घबराना नहीं है, क्योंकि मैं इन चीजों को करा दूंगा, परेशान मत होना। कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर क्वेश्चंस में करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है कराने की, बस आप कर लेना। सर इसको खोलने के लिए दीजिए कुछ पेन वगैरह, जल्दी। ज्यादा चौड़ा ये नहीं आ रहा, जल्दी बताइए। देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया था? अगर कोहेसिव ज्यादा होगा, समझो इस एग्जांपल को, इनके बीच में आपस में ज्यादा बल लग रहा होगा, तो ये इससे क्यों चिपकेंगे? तो गीला नहीं करेगा, गीला नहीं, नॉट वेट, गीला नहीं करेगा। और अगर एडहेसिव ज्यादा हो जाता है, इसके और इसके बीच में ज्यादा फोर्स हो जाता है, तो पानी क्या कर देगा? कांच को गीला कर देगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? गीला या वेट। तो सोचो, जब दो वस्तुओं के अलग अलग, दोनों वस्तुओं के अणुओं के बीच में ज्यादा हो जाए तो वो गीला कर देंगी, और अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो तो गीला नहीं करेगी। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसी कारण से ये जो सरफेस टेंशन है, इसी के कारण से हर एक चीज जो है वो मिनिमम सरफेस एरिया, सरफेस पृष्ठ तनाव के कारण से, सरफेस टेंशन के कारण से हर एक चीज मिनिमम या न्यूनतम क्षेत्रफल लेने की कोशिश करती है। न्यूनतम क्षेत्रफल या मिनिमम एरिया लेने की कोशिश करती है, मिनिमम एरिया घेरने की कोशिश करती है। इसीलिए जब मिनिमम एरिया घेरेगी तो सोचो, तभी तो वो झिल्ली बनेगी, तभी तो वो एक दूसरे की तरफ खिंचाव होगा, और तभी तो वो एक दूसरे की तरफ सरवट पड़ जाएंगी, वो खिंच जाएगी। तो पृष्ठ तनाव में क्या होता है कि चीजें मिनिमम एरिया घेरने की कोशिश करती हैं। इसीलिए जो पानी की बूंद होती है और जितनी भी आकृति होती हैं, मान लो ये बना लो, ये बना लो, या ये बना लो, या रेक्टेंगल, उन सब में जो एक गोला होता है, स्फीयर जो होता है, इसका जो एरिया होता है वो सबसे कम होता है। इसीलिए पानी वगैरह की जो बूंद होती हैं उनमें ज्यादा सरफेस टेंशन होने की वजह से, तो पानी की जो बूंद होती है वो क्या हो जाती है? गोल। पानी की बूंद गोल,
स्फेरिकल वाटर ड्रॉप्स, स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट्स। क्लियर है? पारे की बूंद जो मरकरी होता है, ये भी क्या हो जाती है? गोल। देखा है ना आपने? मरकरी ड्रॉप, ये भी कैसे हो जाती है? स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप। तो पृष्ठ तनाव में चीजें मिनिमम एरिया कवर करने की कोशिश करती हैं, और जितनी भी आकृति होती हैं उनमें स्फीयर का एरिया सबसे कम होता है। इसलिए पानी की बूंद और पारे की बूंद वगैरह जो होती हैं, ये कैसे होती हैं? गोल होती हैं। एक चीज और देख लीजिएगा, टेम्परेचर बढ़ने पर, टेम्परेचर तापमान बढ़ने पर सरफेस टेंशन कम होती है, डिक्रीज करती है। टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करती है। और एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे जाके सरफेस टेंशन जीरो हो जाए, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे जाकर सरफेस टेंशन जीरो हो जाए, उसे क्रांतिक तापमान बोलते हैं या क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसे टेम्परेचर की वैल्यू, क्योंकि सरफेस टेंशन हर एक के लिए टेम्परेचर की वैल्यू अलग अलग होती है, पानी के लिए कुछ अलग और किसी के लिए कुछ अलग। तो एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे जाकर उसमें कोई भी खिंचाव ना रहे, नॉर्मल रहे, कोई टेंशन ना हो, उसे क्रांतिक तापमान या क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? सिंपल सा है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऊर्जा आएगी, ऊर्जा आएगी तो जो एक दूसरे की तरफ इनमें खिंचाव था वो टूट जाएगा और सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, क्योंकि खिंचाव को ही हम पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहते हैं। अब इसके ऊपर हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज होती हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो किसके बेसिस पे होती हैं? सरफेस टेंशन के बेसिस पे। तो उन्हें आप लिख लीजिए अच्छे से, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। इसके ऊपर आपको कोई डाउट हो तो लाइव के बाद में वीडियो में कमेंट डाल दीजिएगा, मैं बता दूंगा। देखो, सबसे पहले जो साबुन, सोप या डिटर्जेंट होते हैं, सोप्स या डिटर्जेंट, इन्हें जब आप पानी में मिला देते हो, वाटर में घुलने पर, ये सरफेस टेंशन कम कर देते हैं। अगर आपके पानी की साबुन और डिटर्जेंट मिलाने से सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, तो इसका मतलब उसमें खिंचाव कम हो जाएगा और वो कपड़े के अंदर तक पानी अच्छे से पहुंच पाएगा, जिससे कपड़ा अच्छे से साफ हो पाएगा। तो पानी में साबुन और डिटर्जेंट सरफेस टेंशन कम कर देते हैं, जिससे कपड़े के अंदर तक पानी पहुंच पाता है और कपड़े अच्छे से साफ कर देता है। लिख लेना है इसको बड़ा करके। दूसरी बात, आपने देखा होगा या सुना होगा कि अगर हमें कोई चोट लग जाती है तो घाव हमें किससे साफ करना चाहिए? डिटॉल वगैरह से घाव साफ करना चाहिए। जो हमें इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, वुंड हो जाता है हमें कोई, तो हमें घाव वगैरह किससे साफ करने चाहिए? डिटॉल से। क्योंकि बच्चे डिटॉल क्या करता है? सरफेस टेंशन कम कर देता है, ठीक है, जिससे इसकी सरफेस टेंशन वैसे भी कम होती है, ये घाव के अच्छे से अंदर तक जा पाता है और सफाई कर देता है। तीसरी चीज, इनकी सरफेस टेंशन पानी से कम होती है, जिससे ये घाव की अच्छे से सफाई कर देते हैं। जो फ्रेश फूड होता है, ताजा पका हुआ खाना, या जो हॉट सूप होता है, गरम सूप, जो गरम सूप या ताजा पका हुआ खाना होता है वो टेस्टी होता है, क्योंकि उसकी टेम्परेचर ज्यादा है। अगर गर्म खाना है, ताजा खाना है, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है, जिससे कि उसकी सरफेस टेंशन क्या है? कम, और वो जीभ पर, मुंह में हर एक जगह अच्छे से पहुंचता है। और जब हमारे जीभ में, मुंह में अच्छे से पहुंचेगा तो जो हमारी सेंस होगा जब जीभ का, वो टेस्टी, या उसको जब हर एक जगह पे पहुंचेगा तो खाना हमें टेस्टी लगेगा। खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन हर एक जगह पे पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा था और सरफेस टेंशन कम थी। चौथा, आपने देखा होगा कि जो स्टेगनेंट वाटर होता है, रुका हुआ या स्थिर पानी होता है, उसके ऊपर मॉस्किटो के जो लार्वा होते हैं, जो मच्छर के लार्वा होते हैं, वो तैरते रहते हैं। क्यों तैरते रहते हैं? क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता है सरफेस टेंशन
पानी के ऊपर एक झिल्ली सी बन जाती है, जिसके ऊपर जो लार्वा होता है मच्छर का, छोटा बच्चा, वो तैरता रहता है। लेकिन जब केरोसिन तेल मिला दिया जाता है, मिट्टी का तेल मिला दिया जाता है, केरोसिन ऑयल, तो ऑयल मिलाने से, पानी मिलाने से पानी की सरफेस टेंशन, मतलब तेल मिलाने से पानी में सरफेस टेंशन कम हो जाती है, और सरफेस टेंशन जैसे ही घटी, लार्वा डूब जाता है और मर जाता है। मॉस्किटो को रोकने का यह भी एक उपाय होता है। जो पानी के बुलबुले होते हैं, अगर आप ऐसे पानी के बुलबुले बनाओगे, छोटे होंगे, जल्दी फूट जाएंगे। लेकिन अगर आप साबुन के बुलबुले बनाओगे, साबुन के बुलबुले नहीं होते, हिंदी में बुलबुले कहते हैं, बबल्स, तो वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं और काफी देर तक रहते भी हैं। आप क्या करना, आज फूंक नहीं लेना, गांव में फूंक मारने वाली जो होती है चूल्हे में, उसमें क्या करना, साबुन का घोल घोलना और ऐसे उसमें देना करके ऐसे छोड़ना, बहुत बड़े बड़े क्या बनेंगे, बबल्स बनेंगे। तो जो बबल्स होते हैं, सोप बबल्स, साबुन के बुलबुले, वो बड़े होते हैं, क्योंकि साबुन मिलने से सरफेस टेंशन कम हो जाती है। जबकि इसमें सरफेस टेंशन ज्यादा होती है तो फूट जाता है, वो ज्यादा बड़ा नहीं बन पाता। और बता रहा हूं, ठीक है, परेशान मत होना, जाना नहीं है अभी, एक टॉपिक और करेंगे, कैपिलरिटी, केशिकत्व। टाइम है अभी 5 मिनट का, और दे दो बस। छठा, आपने शेविंग ब्रश तो सबने देखा होगा, कोई करता होगा, जो नहीं करता उसने घर में पापा लोग को देखा होगा। शेविंग ब्रश को अगर आप पानी में डुबाओगे, किसमें डुबाओगे, पानी में, तो जो उसके जो हेयर्स होंगे, शेविंग ब्रश के जो बाल बाल से होंगे, वो अलग अलग मिलेंगे आपको, अलग अलग, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल करीब नहीं मिलेंगे, अलग अलग। पानी में डुबा के देखना, जैसे आप बाहर निकालोगे वाटर के आउटसाइड, तो क्या होगा, वो एकदम चिपक जाएंगे, चिपक जाते हैं ना जी, एकदम चिपक जाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि जो पानी की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। तो ये भी किसके कारण होता है, शेविंग ब्रश को जब पानी से बाहर निकालते हैं तो उसकी जो वो होती है ब्रश या हेयर्स जो होते हैं, वो चिपक जाते हैं। ये भी किसका कारण है, सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। तो ये तो हो गए दोस्तों सरफेस टेंशन के हमारी दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण। होता क्यों है, कोहेसिव फोर्स के कारण, क्योंकि जो फ्री सरफेस होता है उसके ऊपर से कोई बल नहीं होता, ऊपर से बल नहीं होता, तो आपस में एक दूसरे को ज्यादा खींच लेते हैं, जिससे यहां पर एक खिंचाव आ जाता है, और खिंचाव आने की वजह से क्या बन जाती है, एक झिल्ली बन जाती है। पेट से एक आवाज आई होगी, क्यों, तो भूख लग रही है, पर परेशान मत होना, ठीक है। थोड़ा सा लास्ट टॉपिक और है, केशिकत्व कर लेंगे, कैपिलरिटी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। केशिकत्व, अगला द्रव का जो गुण था, कैपिलरिटी, बस थोड़ा सा है, समझिएगा, ठीक है। देखो कैपिलरिटी क्या होता है, इससे पहले आप एक कैपिलरी की बात समझो, या केशनली। केशनली क्या होती है, एक रेडियस की, कम रेडियस की, दोनों ओर से खुली हुई एक ट्यूब होती है। क्या होती है, दोनों ओर से खुली हुई एक ट्यूब होती है, पतली होती है, बाल जैसी, बालों को केश बोलते हैं, तो इसका नाम भी क्या दे दिया हिंदी में, केशनली, या इंग्लिश में कैपिलरी ट्यूब। अब इस कैपिलरी ट्यूब को अगर किसी द्रव, द्रव है ना ये, किसी लिक्विड में, किसी लिक्विड या द्रव में अगर डुबोते हैं, तो दो काम हो सकते हैं। पहला काम, या तो लिक्विड इसमें ऊपर की तरफ चढ़ेगा, या तो लिक्विड कहां चढ़ेगा, अपवार्ड, या लिक्विड क्या होगा, डाउनवार्ड। दो काम होंगे इसमें, या तो नीचे की तरफ चढ़ेगा, नीचे की तरफ उतरेगा, या ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो केश नली एक पतली सी ऐसी ट्यूब होती है जिसको द्रव में डुबाने पर या तो द्रव ऊपर की तरफ चढ़ता है या द्रव नीचे की तरफ उतरता है। अब वो चढ़ता उतरता कब है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। खोखली होती है और इसकी जो रेडियस होता है, त्रिज्या होती है, वो एक समान होती है। अगर यहां पे 1 सेंटीमीटर तो हर जगह 1 सेंटीमीटर। अब 2-3 चीजें लिख लो। मान लो इसका रेडियस ज्यादा हो जाता है, इस नली का रेडियस क्या हो जाता है, ज्यादा, तो इसमें 2-3 पॉइंट लिख लो आप केश नली में, कि अगर रेडियस ज्यादा, त्रिज्या ज्यादा, रेडियस
मोर। अगर इसका बड़ा कर देते हैं, इसको ज्यादा त्रिज्या, तो सो हाइट ऑफ लिक्विड कम, मतलब द्रव की ऊंचाई कम, हाइट ऑफ लिक्विड कम। सेकंड केस होता है अगर सरफेस टेंशन लिक्विड की ज्यादा है, सरफेस टेंशन ज्यादा, अगर जैसे पानी की सरफेस टेंशन ज्यादा होती है, तेल की सरफेस टेंशन कम, तो सरफेस टेंशन ज्यादा तो हाइट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जो पानी चढ़ेगा वो ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है, अगर डेंसिटी ज्यादा होगी द्रव की डेंसिटी मोर, ज्यादा गाढ़ा होगा, डेंसिटी मोर, तो भी क्या चढ़ेगा, हाइट कम होगी। इसे तो आपको याद करने की, अरे भाई गाढ़ा होगा तो कैसे चढ़ पाएगा ज्यादा ऊपर, तो दो केसों में, अगर रेडियस चौड़ा कर दिया आपने नली तो भी ज्यादा नहीं चढ़ पाएगी, पतली वाली में ज्यादा पानी ऊपर तक चढ़ पाएगा। अगर आपने उसकी सरफेस टेंशन ज्यादा है किसी लिक्विड की, तो उसमें भी वो ज्यादा ऊपर तक चढ़ पाएगा। अगर घनत्व ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो भी पानी या जो भी चीज चढ़ेगी, लिक्विड होगा, उसकी हाइट कम रहेगी। तीनों पॉइंटों को अच्छे से कर लो। अब इसमें दो तीन आराम की चीजें हैं, इन्हें आप आराम से याद कर लोगे। पहली है कि जो चीजें कांच को भिगोती हैं, अच्छे से लिख लो, जो चीजें गिलास को वेट कर देती हैं, कांच को गीला कर देती हैं, वो ऊपर चढ़ती हैं। वो कहां चढ़ती हैं, ऊपर। जैसे ये है केश नली, ये है पानी। अगर इसको आप पानी में डुबोगे, मान लो पानी का लेवल इतना है, पानी का लेवल क्या है, इतना, यहां तक पानी है। आपने इस केश नली को डुबोया, क्या किया आपने, इस कैपिलरी ट्यूब को डुबोया, तो पानी कहां चढ़ जाएगा, पानी चढ़ के यहां तक आ जाएगा। आपने केश नली को पानी में डुबोया तो पानी का लेवल तो यहां तक है, लेकिन पानी कहां तक चढ़ाया, यहां तक। और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये कैसा हो गया, कॉन्केव। कैसा हो गया, कॉन्केव या अवतल। ठीक है, तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये पानी है, ये जल है, हमने द्रव कौन सा लिया, वाटर। और आपको पता है पानी क्या करता है, कांच को गीला कर देता है, तो ये कहां चढ़ेगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा। और इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, अवतल। अब दूसरा केस ले लो, इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, अवतल। कल जरूर आना क्वेश्चन करने सब लोग, मजा आएगा आप लोगों को। अवतल, क्योंकि आप इन सबको करेंगे, आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए होंगे, जो आज क्लियर नहीं हुआ है वो कल हो जाएगा। मान लो अब की बार हमने जल की जगह क्या ले लिया, लेवल तो सेम रखा, लेकिन हमने पारा ले लिया। क्या ले लिया, मरकरी, पारा। तो दोस्तों आपको पता है पारा कांच को गीला नहीं करता, तो इसमें ऊपर नहीं चढ़ेगा, इसमें क्या हो जाएगा, पानी नीचे की तरफ हो जाएगा। मतलब पारा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, ऐसे। लेवल मान लो यहां तक है और लेवल से भी नीचे हो जाएगा। और इसकी शेप कैसी होगी, अगर ऊपर से देखोगे, उत्तल या कॉन्वेक्स, ये पूछा जाता है, उत्तल या कॉन्वेक्स। तो पारा गीला नहीं करता तो ये नीचे उतरेगा, और ये गीला करता है पानी, तो ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा। और ये जो उतराई चढ़ाई होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है 2t cos थीटा अपॉन r dg। 2t cos थीटा अपॉन r dg। जितना रेडियस, डेंसिटी और जी की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना ही एच क्या होगा, कम होगा। यह हो जाता है स्पर्श, एंगल ऑफ कांटेक्ट, कि ये जो मतलब द्रव के साथ जो कांटेक्ट हुआ है, ये टेढ़ा करके डाला है या सीधा करके डाला है, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है। गिलास वेट, कांच
गीला जो करता है वो हाइट ऊपर चढ़ती है और जो गीला नहीं करते वो नीचे उतरते हैं। तो ये हो जाता है केशिकत्व। अब इसके ऊपर 3-4 चीजें कर लीजिए बस। याद रखिएगा, मान लेते हैं कि इसमें आपने इसकी लंबाई कम रखी है तो लिक्विड चढ़ के यहां तक तो आ सकता है, लेकिन कभी भी लिक्विड कैपिलरी से बाहर नहीं जा सकता। एक चीज याद रख लीजिएगा, आपने कम लंबाई की कैपिलरी ट्यूब ली, ठीक है, उसको आपने पानी में डुबो दिया। आप सोचें कितना डुबो दूं कि पानी बाहर आ जाए, तो कभी भी बाहर नहीं आता है, सिर्फ कहां तक रहता है, यहां तक रहेगा, कभी भी बाहर कैपिलरी ट्यूब के नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर थीटा को आप एक्यूट रखोगे 90 डिग्री से कम, ठीक है, तो वो ऊपर चढ़ेगा, और अगर आपने ऑब्ट्यूज कर लिया 90 से ज्यादा तो वो नीचे उतरेगा। ये भी बना लेना, अगर एक्यूट है 90 से कम तो ऊपर और नीचे कर लिया तो नीचे। अब 3-4 लास्ट कर लीजिए। आपने ब्लॉटिंग पेपर देखा होगा, नहीं देखा तो जिसमें जो रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खा के नैपकिन्स नहीं होते, उससे हाथ पूछ लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें पानी सोख लेते हैं वो, या ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोख लेता है। तो कोई पेपर वगैरह या स्याही जो सोख ली जाती है, इंक एब्जॉर्ब जो कर ली जाती है, वो भी किसके कारण होता है, कैपिलरी के कारण। उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, वो एज अ कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करते हैं, वो पानी को सोख लेते हैं। दूसरी बात, पेड़ पौधों में जो ऊपर पानी पहुंचता है नीचे से, ट्रीज में जो पानी पहुंचता है वो भी किसके कारण पहुंचता है, कैपिलरिटी के कारण। जो जाइलम होता है, जाइलम आपने सुना होगा ना, जो पानी ले जाने का काम करता है, वो ऐसी ऐसी छोटी छोटी ट्यूब सी होती हैं, तो उनमें भी कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, केशिकत्व या कैपिलरी। तीसरी चीज, आपने देखा होगा अगर बारिश वगैरह पड़ जाती है, वर्षा या रेन वगैरह हो जाती है, तो किसान जो होते हैं, फार्मर्स, वो खेत को प्लफ कर देते हैं, जोत देते हैं। जोतने का कारण क्या होता है कि खेत में छोटी छोटी कैपिलरी बन जाती हैं, और अगर वो खेत को नहीं जोतेंगे तो जो बारिश का पानी खेत में आया है वो धीरे धीरे नमी उड़ जाएगी, इनके थ्रू एवोपरेट हो जाएगी। तो नमी बचाने के लिए, वेटनेस बचाने के लिए वो क्या करते हैं, इसको जोत देते हैं, प्लफ कर देते हैं खेत को। अगर खेत को प्लफ कर देते हैं तो वो जो केशनली होती हैं वो टूट जाती हैं और खेत की नमी बरकरार रहती है। इसके बाद में जो लैंप की, लालटेन की या मोमबत्ती की ऊपर की बत्ती होती है, उसमें भी जो मोम होता है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है और वो मोमबत्ती जलती रहती है। किसके कारण, कैपिलरिटी के कारण। कॉफी पानी में अच्छे से घुल जाती है, क्योंकि जो पानी होता है वो कॉफी के अंदर, ये समझ लो कॉफी के अंदर भी छोटी छोटी कैपिलरिटी बन जाती हैं, जिनसे पानी घुल जाता है अच्छे से उसमें, तो कॉफी पानी में अच्छे से घुल जाती है। और इतने सारी चीजें कैपिलरिटी के बारे में हो गई। 2-3 चीजें फिर इसका कर लीजिए। जो कांच को गीला करते हैं ऊपर, जो कांच को गीला नहीं करते नीचे। ऊपर चलाएंगे तो शेप कैसी हो जाएगी, कॉन्केव। दूसरी बात, कॉन्केव ही तो होती है केव जैसी। और कैपिलरिटी, पानी स्याही वाला जो एग्जांपल बताया, ब्लॉटिंग पेपर वाला। अब इसके ऊपर हम लोग काफी क्वेश्चन करेंगे इन तीनों टॉपिक के ऊपर कल, अगर आप लोग चाहोगे तो। ठीक है, हो जाएगा। एक बार आप लोग क्या करना, आप लोगों का काम बता दे रहा हूं कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोग इन तीनों टॉपिक को, इलास्टिसिटी एक बार फिर से पढ़ना, कुछ डाउट आए तो मुझे कमेंट में कर देना। प्रत्यास्थितता, दूसरा सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव को, और तीसरा कैपिलरिटी, केशिकत्व। इनको दोबारा से पढ़ना। इसमें छोटी छोटी सब में बहुत सारी चीज मैंने बताई है, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश की है। 3 टॉपिक पूरे हो गए हैं और इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जितने भी आए हैं,
और जितने भी आ सकते हैं, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इस बात से आप निश्चित रहो, निश्चित हो। अगर लग रहा है कि निश्चित हो जाएगा, फटाफट से थम्स अप करो, लाइक करो, तुरंत 1 सेकंड में लाइक, जल्दी से। अगर आपको लगता है कि हां सर हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेंगे कल। आज आपने काफी साथ दिया साथियों, काफी कुछ सोच के आया था, वो सारा आपने करने का मौका दिया। कुछ लोग चले गए, कोई बात नहीं, बट आप लोग रहे तो इसका भरोसा है मुझे कि हमारा जो चीजें हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे वे में जा रही हैं। और उन दोस्तों को मैं बता देना चाहता हूं कि बाबू परेशान मत हो, इजी आएगा हार्ड आएगा उससे मतलब नहीं है। आपको साइंस का पूरा करना है, वो पूरा मैं करा दूंगा, बुक को क्वेश्चन करा दूंगा अच्छे से। अब आपकी बारी है। मैंने कोशिश की, क्योंकि बच्चा देखो एक बात तो आप समझ लेना, किसी ने ये चीजें 10वीं तक भी नहीं पढ़ते हैं, 11वीं 12वीं में आती हैं। तो अगर बहुत दिन बाद पढ़ोगे और आप सोचो एक साथ दिमाग में आ जाए तो मुश्किल है। हमें इतने दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, बहुत सारी चीजें अब भी पढ़नी पड़ती हैं। तो आप क्या करना, एक बार फिर से कोशिश करना। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे ना तो कल फंस जाओगे। कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर करा देंगे इन चीजों को। लाइक जरूर करते रहना और हां ईमानदारी से शेयर। फिर से एक बात आप लोगों के लिए लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। कहने का मतलब वही है कि कभी कॉन्सेप्ट की ये समझ में नहीं आया, गिरे, फिर करो, चढ़ेंगे। तो नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। विश्वास, हौसला, इरादा, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ने अखरता है। हालांकि उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपका कर्म है, आपका काम है कोशिश करना। क्या होगा नहीं होगा छोड़ दीजिए, इस बात से बार बार कीजिए। ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं हो सकती। पर्सनली फील किया है, सच बता रहा हूं। जिसने ठान लिया ना करना है करना है करना है, वो हो ही नहीं सकता कि चीजें ना आए। पक्का? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कल, कोशिश करते हैं करने की। थैंक यू वेरी मच। इतना आप साथ देते हो, सम्मान देते हो, प्यार देते हो, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning, India. डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे। जनरल साइंस सुबह 9 बजे। मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे। रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे। मंडे टू फ्राइडे। बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल।